हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड ईयर के पैरापोडियल लोकोमोशन की बात करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ नीरीज की भी चर्चा अपन करेंगे, क्योंकि पैरापोडियल लोकोमोशन जो होता है वो एनिलिडा के जंतुओं में होता है। इसमें से नीरीज एक है। नीरीज में पेरिस्टोमियम अग्रभाग एवं एनल सेगमेंट पीछे वाले भाग को छोड़ करके शरीर के सभी खंडों में एक जोड़ी पैरापोडिया पाए जाते हैं। तो ये पैरापोडिया का विषय है कि पैरापोडिया सभी भागों में पाए जाते हैं। तो इस पैरापोडिया के कारण ही चपटे, खोखले और मांसल संरचना होती है। ये पैरापोडिया, इनकी गुहा सीलोम से जुड़ी होती है। तो पैरापोडिया की जो गुहा है वो डायरेक्ट सीलोम से जुड़ी हुई होती है। तो हक्सले नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इन एक्स्ट्रा ग्रोथ, जो बहिर्वृद्धि कहते हैं, को पैरापोडिया नाम दिया, क्योंकि ये नीरीज के दोनों तरफ एक तरह से आउट ग्रोथ के रूप में, बहिर्वृद्धि के रूप में ये पाए जाते हैं। पैरा माने अतिरिक्त होता है और पोडिया माने पाँव होता है, तो अतिरिक्त पाँव का भी इसको नाम दिया गया है। प्रत्येक पैरापोडिया दो पालियों में बटा होता है, ऊपरी पाली और अधर पाली को न्यूरोपोडियम कहते हैं। दोनों पालियां पुनः एब विभाजित होती हैं, जिनको कि हम जीविकाओं, लिंगोल, दोनों पालियों के किनारों से एक एक स्पर्शी उपांग निकलता है, जिनको डोर्सल और वेंट्रल सिरस भी कहा जाता है। तो इस तरह से ये डोर्सल और वेंट्रल सिरस भी इसमें मिलता है। प्रत्येक भाग में एक काइटिनी का बना काफ़ी गहराई में धसा रोडनुमा भाग पाया जाता है। रॉडनुमा भाग पाया जाता है। प्रत्येक भाग में एक काइटिन का बना हुआ एक काफ़ी गहराई में धसा रॉडनुमा भाग पाया जाता है, जिसे कि एसिकुलम कहते हैं। ये एसिकुलम होता है। यह अंतःकंकाल की भांति कार्य करता है और जिस पर शुक्र पेशियाँ, जो कि एसिकुलर पेशी कहलाती है, पैरापोडिया की दोनों पालियों से लंबे, महीन, कठोर रोम के समान सीटी अर्थात सूक के गुच्छे निकले रहते हैं। प्रत्येक सीटी सूक कोश में स्थित होती है। तो जो सीटी का जो कोश होता है उसमें ये सूक स्थित होती है और इस सूक कोश का निर्माण कोशिका होता है, जो कि उसके आधार भाग में होती है और इस आधार भाग में सूक पेशियाँ पाई जाती हैं। तो सूक मसल्स, सीटी मसल्स की बात पाई होती है इसमें, ये सीटी मसल्स भी इसमें पाई जाती हैं, जो कि सूकों को आगे पीछे व दाएं बाएं हिलाने और बाहर प्रसारित करने और अंदर संकुचित करने का कार्य करते हैं। जैसे जैसे सूक नष्ट होते जाते हैं, नए सूक बनते चले जाते हैं। तो सीटी का ऐसा नहीं है कि एक बार नष्ट होने के बाद वो दोबारा नए सूक उसमें बनते रहते हैं। जो ओल्ड हैं, पुराने हैं, वो बदलते रहते हैं और नए सूकों का निर्माण लगातार इसमें होता रहता है। तो ये एक व्यवस्था के तौर पे सीटी यहाँ पे पाए जाते हैं। इस व्यवस्था के आधार पर ही इनमें पैरापोडिया प्रेजेंट होते हैं। प्रत्येक सूक में दो भाग होते हैं। सीटी की बात करें तो इसमें दो भाग पाए जाते हैं। पहला है शाफ्ट और दूसरा है ब्लेड। शाफ्ट को अपन गांड कह सकते हैं और ब्लेड को अपन फलक कह सकते हैं। तो शाफ्ट और ब्लेड दोनों प्रकार के भाग इसमें पाए जाते हैं। सूक सामान्यतः दो प्रकार के हो सकते हैं। सूक जो होते हैं सामान्यतः दो प्रकार के हो सकते हैं। इसमें से
शाफ्ट छोटा और ब्लेड लंबा, दुर्बल, सीधा व नुकीला होता है। दो प्रकार के हो सकते हैं ये सूक, जिसमें से हमने ये बताया आपको कि ब्लेड जो होता है किसी का अगर लंबा होता है तो वो एक अलग टाइप का है, और शाफ्ट अगर छोटा है तो वो दूसरे टाइप का माना जाएगा। दुर्बल, सीधा और नुकीला भी इसमें हो सकता है। तो ये दोनों तरह की इसमें व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। जैसा हमने कहा कि ये दुर्बल, सीधा, नुकीला, ये इस तरह की एक व्यवस्था इसमें होती है। इनमें शाफ्ट बड़ा, अच्छा दूसरे प्रकार की बात करें तो इनमें शाफ्ट जो होता है वो बड़ा हो सकता है, और ब्लेड जो होता है वो दृढ़ एवं भीतर की ओर मड़ा हुआ होता है। प्रत्येक सूप के फलक वाले भाग दांतेदार होते हैं। तो ये एक दोनों तरह की व्यवस्थाओं के आधार पर मिलने वाली एक व्यवस्था है। इसकी एक हेट्रोनीरीज भी अवस्था है। हेट्रोनीरीज एक शब्द आपने सुना होगा, कई बार आपने पढ़ा होगा, देखा होगा। तो हेट्रोनीरीज एक व्यवस्था है, ये एक्चुअली इसकी सेक्सुअल स्टेज है। नीरीज की लैंगिक और हेट्रोनीरीज जो व्यवस्था है वो अलग प्रकार की होती है। लैंगिक अवस्था हेट्रोनीरीज कहलाती है। नीरीज की ही अगर लैंगिक अवस्था की बात करें तो ये हेट्रोनीरीज कहलाने लगती है। एक्चुअली एक चेंज है, एक परिवर्तन है ड्यूरिंग द मैटिंग और सेक्सुअल सीजन। तो ये इसमें एक चेंज है। इनमें चप्पू के समान सूख पाए जाते हैं। ये नुकीले और तीखे सूख सुरक्षा और बिलों के भीतर चिकनी सतह को पकड़ने के काम में आते हैं। मध्य भाग के पैरापोडिया सबसे बड़े होते हैं और सिरों की ओर वाले क्रम से छोटे होते चले जाते हैं। तो ये एक तरह की इनमें व्यवस्था निश्चित रूप से पाई जाती है। तो सूकों की व्यवस्था के आधार पर इनमें मध्य भाग के अगर पैरापोडिया सबसे बड़े हो जाते हैं, यानी कि सबसे मजबूत वाले भाग में ये पाए जाते हैं, तो और सिरों की ओर वाले क्रम से छोटे होते चले जाते हैं। तो दोनों तरह से इसको पहचानने की बात है। तो ये तैरने के काम में खास करके और जनन की प्रक्रिया के दौरान विशेष एनर्जी के लिए, तैरने वाली कंडीशंस के लिए इनमें ये पाए जाते हैं। तो इनमें लोकोमोशन का एक पार्ट जो होता है वो पैरापोडिया के माध्यम से इसमें संपन्न किया जाता है, और इसी के आधार पर इनको दो नाम नीरीज और हेट्रोनीरीज के रूप में इसको बांटा गया है। तो लोकोमोशन जब नीरीज में होगा तो लोकोमोशन की बात करेंगे तो नीरीज अपने पार्श्व पादों को पतवार के समान हिला करके तरंग उत्पन्न करता है। तो ये पार्श्वपाद जो लिटरल इनके जो लेग्स हैं, पाद कहते हैं इनको, वो पतवार के समान हिला करके और तरंग उत्पन्न करेंगे, जिसके फलस्वरूप इनके बिल में जल धारा का प्रवाह होता है, और जिससे यह निरंतर भोजन और श्वसन की क्रिया लगातार इसमें होती रहती है। तो ये तैरने का जो एक व्यवस्था है, इनकी लोकोमोशन करने की एक व्यवस्था है, वो भी इन पैरापोडिया के माध्यम से ही संपन्न होती है। और इस पैरापोडिया के माध्यम से ही ये दूसरे जो फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट हैं, फिजियोलॉजिकल जो एक्टिविटीज़ हैं, उनमें बहुत बड़ा एक इनका योगदान और सहयोग होता है। तो लोकोमोशन अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग होता है। यहाँ जब नीरीज की बात की है तो पैरापोडिया के द्वारा जो लोकोमोशन होना है उनके विषय में यहाँ ये चर्चा की गई है कि पैरापोडिया द्वारा जो लोकोमोशन होता है वो नीरीज एक टिपिकल एग्जाम्पल के रूप में हमने यहाँ पे लिया है, और ये एक मुख्य एग्जाम्पल माना जाता है नीरीज, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि पैरापोडिया में एक विशेषीकृत या स्पेशलाइज्ड प्रकार का एक लोकोमोशन में होता है, जो कि इसके वर्गीकरण का भी कहीं ना कहीं आधार इनमें मिलता है। तो
नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उसमें हम लोकोमोशन इन नीरीज की डिटेल चर्चा करेंगे। थैंक यू।